Good morning, my dear students and colleagues and friends. Today, यानी आज एक महत्वपूर्ण पाथवे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इस पाथवे के लिए एक वीक का टाइम दिया है और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के सभी वीडियो वॉच करके एक दो वीडियो को छोड़ करके सभी में विसंगतियां हैं और उसके बाद में ये बड़े कठिन परिश्रम के बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। मैं जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये पाथवे जो है ये यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ और पीजी और यूजी स्टूडेंट्स सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेक्चर है और इसका नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। दूसरा नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और तीसरा नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट एचएमपी संट। तीनों का अलग अलग नोमेनक्लेचर कैसे हुआ है ये संतलाल एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपको बताने जा रहा है। फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे का नाम पड़ा है कि ये नियो ग्लूकोजिनेसिस द्वारा जो राइबोज शुगर्स बनी थी उससे हेक्सोज शुगर का निर्माण होता है। स्टेप नंबर इसमें टोटल 9 स्टेप होंगे, 2 फेजेज में बंटा हुआ होगा, ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव की लास्ट फेज जो 9th फेज होगी वहां नियोग्लूकोजिनेसिस द्वारा पेंटोज या टेट्रोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड द्वारा यहां ग्लूकोज का वापिस निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। दूसरा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इस पाथवे में पेंटोज शुगर्स बनती हैं और ये पेंटोज शुगर्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाथवे या ये संट बी सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। दोनों प्रकार की सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों के साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में ये चलेगा और ये इसमें न तो ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होता है न ये क्रेब साइकिल इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल साइटोप्लाज्म में चलने वाला पाथवे है। संट का मतलब है धकेला हुआ, यानी इसमें ग्लाइकोलाइटिक कुछ रिएक्शंस होंगी जिसके कारण से इसको ग्लाइकोलाइसिस का संट कहा जाता है या ग्लाइकोलाइसिस से फेंका हुआ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब है कि इसके अंदर एक ही इसकी शुरुआत 6
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से होगी, लेकिन एक साइकिल में, एक पाथवे में एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उपयोग में आता है, 5 नहीं आते। इसलिए इनका नाम पड़ा है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। शंट का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है और ये एटीपी का निर्माण करता है। लेकिन ये पाथवे सभी नहीं जगह चलता, सभी जगह नहीं चलता। दिस पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज सच एज लीवर, यकृत में चलता है, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध स्त्रवण करने वाली स्तन ग्रंथियों, और एड्रिनल के कॉर्टेक्स में, और एडिपोस टिश्यू, और रेड ब्लड कॉर्पसल्स या आरबीसी में चलता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव रेस्पिरेटरी पाथ विच इन्वॉल्व नाइदर ग्लाइकोलाइसिस नॉर क्रेब्स साइकिल। ये एक अल्टरनेटिव विकल्प है, अल्टरनेटिव पाथवे है जो कि ऊर्जा प्रोवाइड करा। रेस्पिरेटरी पाथ का मतलब है कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिसमें न तो सम्मिलित ग्लाइकोलाइसिस होता है और न क्रेब साइकिल होती है। ऑल रिएक्शन ऑफ दिस पाथवे अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म। जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में संपादित होंगी। दिस पाथवे इज स्टार्टेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच इज फॉर्मड बाय फ्री ग्लूकोज। फ्री ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इस पाथवे का आरंभन होगा। यानी ये पाथवे जो मार्ग जो चल रहा है, चाहे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे हो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट हो, इसकी शुरुआत ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होगी जो फ्री ग्लूकोज से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज। और कोफैक्टर काम में आ रहा है मैग्नीशियम। यहाँ एटीपी का कंजप्शन होता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी किस में टूटती है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जाकर के जुड़ जाता है, इसलिए यहां कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। माय डियर स्टूडेंट्स, the whole pathway may be divided into 2 phases। संपूर्ण इस पाथवे को 2 भागों में, ये 2 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। एक होती है ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरी होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। कैसे? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा और न एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इट मीन्स ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर 5 स्टेप होंगे। वो पांचों स्टेप महत्वपूर्ण हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट से ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो आरंभन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और बदल जाएगा राइबोज 5 या 5 फॉस्फेट में। यहां देखिए आप, हेक्सोज शुगर ली है जिनमें कार्बन की संख्या 6 है। 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
12NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इन द प्रेजेंस ऑफ 6H2O इट कन्वर्ट्स इनटू 6 राइबोज 5 फॉस्फेट। और ये राइबोज जो है, राइबोज है, डिऑक्सी राइबोज है, ये पेंटोज शुगर होती हैं, इसीलिए तो इसका नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पड़ा है। साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NADP, तो 12 NADPH बन गई, 12 हाइड्रोजन आयंस निकल गए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ऑक्सीडेशन होने के कारण से। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना है वो कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलता है। देखिए 6 राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज यानी पेंटोज शुगर हैं, इसके 6 जो अणु हैं वो 4 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 4 अणु तो फ्रक्टोज के बनते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 6 पे, और 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं या इसको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। फाइनली अंतिम रूप से फ्रॉम द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज रीसिंथेसाइज्ड। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, इनके द्वारा वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का पुनः संश्लेषण होता है बाय ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। अभिक्रिया देखिए 4 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये ऊपर वाली अभिक्रिया ही आ रही है, प्लस 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी 6 में से ग्लूकोज 1 कम हो गया, 4 + 2 यहां कितने हो गए 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। इसको ऑक्सीडेटिव फेज को, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को इस प्रकार से सम्मिलित कर सकते हैं। ध्यान रखना उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चलेंगी। स्टेप नंबर 1 पे देखिए ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ग्लूकोज के शुरुआत में 6 मॉलिक्यूल्स आए हैं, इनसे इनकी शुरुआत होती है इस पाथवे की, और ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज और एटीपी के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब बदलता है तो ये अभिक्रिया इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, वापस नहीं बदल सकता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर, फ्री ग्लूकोज में वापस नहीं बदलता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोज 5 मतलब 6 राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलेगा तो यहां ऑक्सीडेशन होगा, यहां हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। NADP जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये इन हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके, यानी NADP के द्वारा इन हाइड्रोजन आयंस का ऑक्सीडेशन होता है
और रिड्यूस्ड फॉर्म बनती है NADPH, और साथ में 12 हाइड्रोजन एटम आयंस या प्रोटॉन्स सेपरेट हो गए। प्रत्येक NADPH साइटोक्रोम पाथवे में जाने के पश्चात 3 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, इसलिए यहां 12 NADPH है, तो 12 ATP यानी 12 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 ATP मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 36 ATP। 12 NADPH अगर साइटोक्रोम पाथवे द्वारा प्रत्येक NADPH 3 मॉलिक्यूल का ATP मॉलिक्यूल का निर्माण करती हैं, तो 12 गुणा 3 बराबर 36 हो गए। 36 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज शुरुआत हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर वाली भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। 6 राइबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू द 4 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पहले भी बताया ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में बताया है। ये ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे द्वारा किस में बदलता है? 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में शुरुआत कितने थे अपने पास? ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स थे। यहां देखिए 6 ग्लूकोज है, यहां पे 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यानी शुरुआत हुई थी ग्लूकोज के 6 अणुओं से, 6 मॉलिक्यूल से, और यहां पे एक कम हो रहा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक साइकिल में मात्र एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ही यूटिलाइजेशन होता है। देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वे स्टार्ट दिस पाथवे। 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, यहां देखिए आप, यहां कर्सर के साथ देखिए 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस पाथवे को स्टार्ट करते हैं। द अल्टीमेट रिजल्ट इज द अपीयरेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां अल्टीमेटली अपने को कितने ग्लूकोज फॉस्फेट मिले हैं? 5, 1 लेस देन प्रेजेंट एट द स्टार्ट। शुरुआत के अंदर जहां से ये पाथवे प्रारंभ हो रहा है वहां 6 थे, यहां 5 हैं। इसका मतलब जहां से शुरुआत हो रही है उससे एक कार्बन कम हो गया है। थस only 1 molecule of glucose 6 phosphate is utilized in one cycle. Only एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही इस साइकिल के अंदर या पाथवे के अंदर यूटिलाइज्ड होता है, या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ही यहां यूटिलाइजेशन या काम में आता है। अब एक रिएक्शन दिखाई है। 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ में 12 NADP ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। 6H2O हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बन रहा है? 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पे देखिए 6, ये कर्सर के साथ बनाइए, 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यहां। अब यहां क्या बन रहा है? 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस
12 क्या बन रही है, NADPH, 12 NADPH। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, 6 CO2। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक बन रहा है और हाइड्रोजन के आयंस 12 बन रहे हैं। नीचे देखिए, वापिस ऑक्सीडेशन हो रहा है NADPH का NADP में। NADP प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, NADPH रिड्यूस्ड फॉर्म है, यानी अपचयन के बाद में NADP प्लस यानी प्रोटॉन धारित जो NADPH है वो ऑक्सीकृत अवस्था में होती है और साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में ये ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये रिड्यूस्ड अवस्था में जब बदलेगी तो उसका नाम हो जाएगा NADPH। तो 12 NADPH बनी, साथ में 12 हाइड्रोजन आयन बने, साथ में 6O2 से इसका ऑक्सीडेशन वापिस हो रहा है, रीऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, रिड्यूस्ड NADPH का। तो क्या बन गई, ऑक्सीडाइज्ड 12 NADP प्लस और 12 बन गए H2O, जल के मॉलिक्यूल। अब माय फ्रेंड्स, मित्रों, इस समीकरण को अगर अपन संतुलित करते हैं तो 6 जो शुरुआत के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो काम आए थे, यहाँ पे 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहे हैं। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बच गया। 6 में से 5 अलग हो गए, एक बच गया। इस साइकिल को, इस पाथवे को चालू रखने के लिए 12 NADPH से कट गए, 12 हाइड्रोजन से कट गए। अब अपने पास क्या बची, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था NADPH का, तो 6CO2 बनी। यहां इधर देखिए 6CO2 वैसी की आपस में कटी नहीं, किसी भी जगह इधर 6CO2 है ही नहीं। यहां अंतिम प्रोडक्ट 12 H2O यहां आ रहा है, इधर 6 H2O का यूटिलाइजेशन हो गया। टोटल दाईं और इस एरो के आगे इरिवर्सिबल रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बचे, 12, 6 काम में ले लिए गए, 12 बने जिसमें 6 H2O बचे और साथ में अपने पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचा। तो 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 6O2 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन किस में, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीडेशन के द्वारा 6CO2 6H2O प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस इक्वेशन को संतुलित करने के पश्चात अपने पास रिमेनिंग ये नीचे वाला नेट बचता है और इसी से इस पाथवे का 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही एक बार काम में आता है। अकेला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस पाथवे को चालू रखता है। अगर कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार मिलान कर लेना। पुस्तकों के अंदर विदेशी फॉरेन के जितने भी वीडियोस बने हैं उनसे वॉच किया है, हाइड्रोजन आयंस यहां 12 नहीं दिखाए हुए हैं। मैं मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे कठोर परिश्रम की तारीफ कर रहा हूं। इसको संतुलित करने के लिए मैंने कई बायोकेमिस्ट की सहायता भी ली है। नेक्स्ट, एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग HMP सल्ट। कितनी एनर्जी बनी ड्यूरिंग 1 साइकिल, 12 NADPH बन रही हैं, फॉर्मड विच यील्ड 36 ATP। ऑफ दीज, जिसमें से
1 ATP must pay back for the ATP used in converting one molecule of free glucose to glucose 6-phosphate। स्टेप नंबर 1 पे फ्री ग्लूकोज जो था, जिसके 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल काम में आया, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जब बदल रहा था तब 1 ATP का यूटिलाइजेशन हो गया, कंज्यूम हो गई। तो टोटल नेट गेन कितना हुआ? नेट रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ATP इज 35। मिलान कीजिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड और क्रेब साइकिल द्वारा 38 ATP बन रही थी। 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। इसमें 35 ATP के पर पाथवे में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 35 ATP मॉलिक्यूल्स पर पाथवे में, प्रत्येक पाथवे के अंदर। तो ये अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्शन का, ग्लाइकोलाइसिस के साथ में पैरेलल चलने वाला, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पाथवे है। मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? 3 महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस का चयन किया है। तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इट इज एन अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक विकल्प वाला पाथवे है। इट प्रोवाइड्स द रिड्यूस्ड NADP। रिड्यूस्ड NADP प्लस लिख रहे हैं, अगर रिड्यूस्ड शब्द हटा दोगे तो NADPH भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए? बाय एनाबॉलिक प्रोसेस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियोन। जितनी भी अभिक्रियाएं चलेंगी इसमें एनाबॉलिक होंगी, न कि कैटाबॉलिक होंगी। एनाबॉलिक का मतलब है कोई न कोई जटिल संरचना का संश्लेषण करना। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कटना, ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन। यहां पे जितनी भी अभिक्रियाएं चलेंगी वो एनाबॉलिक होंगी। सरल सिंपल शुगर से जटिल शुगर का निर्माण होगा। ध्यान देना, दिस प्रोसेस इज एनाबॉलिक। थर्ड, इट प्रोवाइड्स पेंटोज शुगर। हेक्सोज शुगर से क्या बन रही है? पेंटोज शुगर, विच आर रिक्वायर्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। ये पेंटोज शुगर जो हैं वो RNA और DNA के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर्स होती हैं वो कौन सी हैं? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों। RNA में राइबोज, DNA में डीऑक्सीराइबोज, दोनों पेंटोज शुगर होती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में ये पेंटोज शुगर आवश्यक हैं। तो 3 महत्वपूर्ण इसकी सार्थकताएं हैं, उपापचयी सार्थकताएं HMP शंट की। अब लेते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन HMP शंट। रिएक्शंस की सीक्वेंस, अनुक्रम क्या है HMP शंट में? तो दोनों फेजेज लेंगे। पहले ऑक्सीडेटिव फेज लेंगे और उसके बाद में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज लेंगे। ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर स्टेप 5 आएंगे, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर स्टेप 4 आएंगे, चौथे के अंदर वापस ग्लूकोज बन जाएगा। तो टोटल ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर स्टेप्स की संख्या 9 होगी। अब ऑक्सीडेटिव फेज लेते हैं जिसमें स्टेप फर्स्ट लेते हैं डीहाइड्रोजिनेशन फर्स्ट, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ये हाइड्रोजन आयन
ये हाइड्रोजन बाहर निकल रही है और ये हाइड्रोजन ही NADP जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पड़ी है उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में NADPH में बदलने का कार्य करेगी और एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और ये NADPH साइटोक्रोम पाथवे में जाने के पश्चात एक NADPH 3 ATP का मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। सेकेंड स्टेप हाइड्रेशन हो रहा है, यानी जल मिल रहा है किसके साथ में, जो स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। यहाँ एंजाइम आ रहा है लेक्टोनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। इससे ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी। सेकंड नंबर स्टेप की इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया। अब स्टेप नंबर 3 में डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड होगा या साथ में इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अपने पास प्रोडक्ट क्या बना था, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। ये देखिए 6-फॉस्फोग्लूकोनेट स्टेप नंबर 2 में एक एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस और मैंगनीज की उपस्थिति में, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज की उपस्थिति में CO2 बाहर निकल गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 बाहर निकल गई, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गए और ये NADP की ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस्ड NADPH में बदल देंगे और एक प्रोटॉन अलग हो गया। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या बना है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है वो आइसोमेराइजेशन हो रहा है। आइसोमेराइजेशन किसका, राइबोलोज 5-फॉस्फेट इज आइसोमेराइज्ड टू राइबोज 5-फॉस्फेट। आइसोमेराइजेशन का मतलब है कि कीटोन ग्रुप जो है यहां राइबोलोज 5-फॉस्फेट के अंदर कीटोन ग्रुप होता है और ये फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा राइबोज 5-फॉस्फेट में बदलता है। राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर CHO या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको कीटोन का एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का कीटोन में बदलना आइसोमेराइजेशन कहलाता है और बाकी कार्बन की संख्या में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, एपीमेराइजेशन। एपीमेराइजेशन का मतलब है कोई असममित एसिमेट्रिकल कार्बन जो है उसके ओरिएंटेशन या विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट कैन आल्सो बी एपीमेराइज्ड टू जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। राइबोलोज जो है वो जाइलुलोज में बदल रहा है। सिर्फ कोई एसिमेट्रिकल कार्बन जो है उसके विन्यास में परिवर्तन होता है, चाहे कार्बन नंबर 1 वाला 2 पे जुड़े, 2 वाला 3 पे जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन सिर्फ एपीमेराइजेशन हो गया। तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज, पेंटोज शुगर है ये, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में बदल गया। ये 5 स्टेप तो आए हैं ऑक्सीडेटिव फेज की, जिसमें चौथा
और 5वां स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टेप नंबर 8 में ये काम आएंगे वापिस। तब 9वां स्टेप अपने पास चलेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव फेज, स्टेप नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 4 एंड 5। ये देखिए यहां पहले, सबसे पहले ही नॉन एग्जीक्यूटिव फेज के अंदर आ गया कि स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 5 में, 4 में बना राइबोज 5 फॉस्फेट, 5 में अपने पास क्या बना है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। दोनों जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करके गिव ट्रायोज शुगर, ध्यान देना आप, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होगी, और एक हेप्टोज शुगर बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या 7 होगी, क्योंकि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में और राइबोज 5 फॉस्फेट में कार्बन 5 थे, पेंटोज शुगर थी, कार्बन पेंटा 5 और 5 10 थे दोनों में। तो एक हेप्टोज शुगर बनती है जिसका नाम होगा सेडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 7वें नंबर कार्बन पे जाकर के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसका मतलब कार्बन की संख्या 7 होगी और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर 3 होगी। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट प्रोडक्ट नंबर 5 का है, इसके साथ में राइबोज 5 फॉस्फेट प्रोडक्ट नंबर 4 का है। दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा एक एंजाइम ट्रांसकीटोलेज और को एंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट या टीपीपी और मैग्नीशियम की उपस्थिति में ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिनमें कार्बन की संख्या 3 होगी, और सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में बदलेगी जिसमें कार्बन की संख्या 7 होगी। तो 5 + 5 जाइलुलोज में 5 कार्बन, राइबोज में 5 कार्बन, 3 ग्लिसल्डिहाइड के और 7 सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के। अभिक्रिया संतुलित हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेप नंबर 7, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायोज एंड हेप्टोज शुगर। ये ट्रायोज और हेप्टोज शुगर जो बनी है टू फॉर्म टेट्रोज एंड हेक्सोज शुगर। ट्रायोज से टेट्रोज बन गई और हेप्टोज से हेक्सोज बन गई, तो 4 + 6 = 10। अब देखिए वही, ये जो प्रोडक्ट नंबर 6 का दो प्रोडक्ट है, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम द्वारा रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में बदलता है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट क्या है, टेट्रोज शुगर है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, हेक्सोज शुगर है। यहां 3 + 7 कार्बन, यहां 4 + 6 कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या वापिस 10। स्टेप नंबर 8 को ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ स्टेप प्रोडक्ट 5th, एडिशन ऑफ 5 स्टेप प्रोडक्ट। 5 के अंदर क्या बना था, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना था। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो बना, इसके साथ में 5वें स्टेप का जो प्रोडक्ट बना था जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की द्वारा और रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज के अंदर कार्बन की संख्या 6, ग्लिसल्डिहाइड की अंदर 3, 9, और जाइलुलोज के अंदर कार्बन की संख्या 5, इरिथ्रोज टेट्रोज है तो कार्बन की संख्या 4, 9, 9 दोनों तरफ संतुलित हो रही है।
द सम ऑफ नॉन एग्जिडेटिव रिएक्शन क्या है? 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बने हैं, एक राइबोज 5 फॉस्फेट बना है, वो किस में बदल रहा है? 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एज आगे क्या कह रहा है? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो स्टेप नंबर 5 का प्रोडक्ट है, ये राइबोज 5 फॉस्फेट के द्वारा भी बन सकता है बाय द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज एंजाइम ऑफ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर जो एंजाइम काम में आया था वही यहां काम में आता है। एंड फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज एंजाइम ऑफ स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 4 के और स्टेप नंबर 5 के दोनों के एंजाइम जो काम में आ रहे थे वो यहां 3 राइबोज 5 फॉस्फेट जो बड़े हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा टोटल 3 राइबोज बन गए, 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल गए। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्ट। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का वापस निर्माण कर लेते हैं बाई ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे। ध्यान देना, बाई ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोग्लूकोनियो पाथवे नाम दिया गया है। यहां ग्लूकोनियोजेनिक ग्लूकोज का नए रूप में, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति, तो ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे द्वारा वापिस क्या बन जाता है अपने पास? फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसीलिए इसका शुरुआत में नाम क्या दिया था? फॉस्फो 6 में ये देखिए फॉस्फो ग्रुप है, ग्लूकोनेट पाथवे, ग्लूकोज का यहां नाम आ रहा है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के कारण से नाम पड़ा है। नेक्स्ट, अब ओवरऑल जितनी भी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में या पेंटोज सुगर फॉस्फेट पाथवे में या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के अंदर जो अभिक्रियाएं चल रही हैं उनको अपन समराइज एक साइकिल के द्वारा कर रहे हैं। यहाँ बीच में एक खड़ी रेखा जो है उसके लेफ्ट साइड के अंदर तो ये ऑक्सीडेटिव फेज चलेगी और उसके राइट साइड में ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चलेगी। ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर कितने स्टेप हैं? 5। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में 6, 7, 8 और 9 4 स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन पढ़ चुके। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के द्वारा, डीहाइड्रोजनेस इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। NADP जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी वो NADPH में बदलती है, साथ में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन अलग निकल गए। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बदलेगा लेक्टोनेज एंजाइम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में।
यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, H2O काम में आ रहा है और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया। स्टेप नंबर 3 में देखिए डीहाइड्रोजनेज H2 निकल रही है, इसका मतलब डीहाइड्रोजनेज तो हो गई। साथ में ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। पीछे वाले स्टेप में मैंने बताए हैं आपको, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम है इसका। तो यहाँ एंजाइम काम आ रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज और मैंगनीज। NADP को फैक्टर है मैंगनीज, NADP का रिडक्शन हो रहा है NADPH और प्रोटॉन में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन। ये डीहाइड्रोजनेस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। अब बना राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो, ये स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेप नंबर 3 की जो रिएक्शंस हैं वो अधिकतर लोगों ने रिवर्सिबल दिखा रखी है, जबकि ये इरिवर्सिबल होती है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट, एक तरफ तो राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलता है और एक तरफ जाइलोज 5 फॉस्फेट में बदलता है। यहां ध्यान देने वाली चीज ये है, फोर्थ स्टेप में फॉस्फोपेंटोज आइसोमेराइजेशन के द्वारा या आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलता है और एपीमेरेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज के द्वारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो जाइलोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा है। एपीमेरेज अभी बताया है क्या है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, एल्डिहाइड कीटोन में बदल रहा है या कीटो एल्डिहाइड में बदल रहा है, लेकिन यहाँ तो कीटो एल्डिहाइड में बदल रहा है। इसमें कीटो ग्रुप है, राइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये दोनों प्रोडक्ट स्टेप नंबर 4 और 5 के दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट, दोनों मिलकर सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। दोनों के अंदर कार्बन की संख्या 5-5 है, 10। सेडोहेप्टुलोज के अंदर कार्बन की संख्या 7 और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के अंदर कार्बन की संख्या 3, 10। यहाँ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और टीपीपी और मैग्नीशियम को फैक्टर के रूप में काम करेंगे। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है और थाइमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी और मैग्नीशियम जो हैं वो कोफैक्टर हैं। सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसल्डिहाइड ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस बदल सकते हैं इनमें। ट्रांस एल्डोलेज द्वारा 7th स्टेप में इरिथ्रोज यानी टेट्रोज शुगर में और हेक्सोज शुगर में बदल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और इरिथ्रोज 6 फॉस्फेट में। यह रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है। यहाँ स्टेप नंबर 5 जाइलोज अपने पास बना था, स्टेप नंबर 5 में उनका यहाँ पर एडिशन हो रहा है जाइलोज 5 फॉस्फेट। जाइलोज 5 फॉस्फेट जो है वो मिलकर के ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हाइड्रेशन होने के कारण से ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे द्वारा, जो पीछे बता चुका हूँ, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनके पास में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लिसल्डिहाइड के पास में भी है, फ्रक्टोज के पास में भी है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ही होगा, इसलिए यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक बाहर निकल जाता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे। वापिस ग्लूकोज 6
फॉस्फेट बन गया और नया पाथवे का वापस इनिशिएशन या आरंभन या नया पाथवे चालू हो जाता है। यहां काम में आया माय डियर फ्रेंड्स एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जबकि शुरुआत होती है 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। प्रत्येक पाथवे में, प्रत्येक एचएमपी संट में, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही काम में आता है, 5 काम में नहीं आते। एक बार एक पाथवे में एक ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। अब बीच के अंदर बनने वाली कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस से फेंका हुआ संट का मतलब फेंका हुआ बाहर सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में चलने वाला ये एक एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला पेंटोज शुगर देने वाला, जो कि न्यूक्लिक एसिड के लिए आवश्यक है, और जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो एनाबॉलिक होंगी। यहाँ देखिए एनाबॉलिक का मतलब है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। यहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगी। ये इस एचएमपी संट की विशेषताएं हैं। टोटल एटीपी 35 बनेंगी 36, लेकिन स्टेप नंबर 1 में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है वहां एटीपी डायरेक्टली काम में आ जाती है। तो नेट गेन जो होगा एटीपी का वो 35 एटीपी का होगा थ्रू एचएमपी संट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, 3 नाम हैं। किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जटिल आपको लग रहा है, ध्यान से अगर एक एक स्टेप को ध्यान से वॉच करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी। मित्रों, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर मैं लगातार वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इतने अच्छे स्टैंडर्ड के या क्वालिटी के वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं कि आपके जीवन के लिए वो फ्रूटफुल साबित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।